एक ज़माने की बात है कि गुरुकुल में जो था वो गुरुजी शिक्षा दे रहे थे तो बच्चों को समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे। एक बच्चा ऐसा था जिसको कुछ भी जो था वो समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी बार बार उसको समझा रहे थे परंतु उसको कुछ भी जो था वो समझ नहीं आ रहा था। अब गुरुजी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि अपना हाथ मुझे दिखाओ। जब गुरुजी ने उसका हाथ देखा तो गुरुजी ने उस बच्चे को कहा कि तुम घर जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो है वो विद्या की रेखा है ही नहीं। अब गुरुजी के द्वारा उस बच्चे को कहा गया तो कि तुम घर जाकर जो है कोई और काम करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बस का ये बात है ही नहीं। अब गुरुजी ने एक और बच्चे को क्लास से उठाया जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसका हाथ जो था वो उस बच्चे को दिखाया कि देखो इस तरह से जो है वो विद्या की रेखा होती है और ये रेखा तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। उतने में ही उस बच्चे ने क्या किया, उसके समीप एक नुकीला हथियार पड़ा हुआ था। उस नुकीले हथियार को जो था वो उसने निकाला और उस नुकीले हथियार से जो था वो उसने हाथ में अपने एक रेखा बना ली और देखते ही देखते जो था वो हाथ सारा का सारा लहूलुहान जो है वो हो गया। और गुरुजी से जो है वो बोला कि अब ये रेखा जो है वो मेरे हाथ में भी है। और गुरुजी जो है वो बहुत प्रभावित यहाँ से हुए और गले लगाते हुए बच्चे को कहा कि तुम्हें शिक्षा लेने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। और आप जानते हैं कि वो बच्चा कौन था? वो बच्चा था विश्व प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता हैं, अष्टाध्यायी ग्रंथ जिसको आप कहते हैं, अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं जिनका नाम है पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि जो था ये थे और इन्होंने साबित कर दिखाया कि कठिन परिश्रम और लगन से जो है वो किसी भी मकसद को जो है वो अचीव किया जा सकता है। तो देखो यहाँ से ये पता चलता है कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो है वो दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है, जो कि महर्षि पाणिनि में था और उन्होंने जो था वो अष्टाध्यायी एक व्याकरण की जो था वो रचना कर डाली। तो इस तरह से आप भी कठिन परिश्रम जो है वो करते रहें, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका टारगेट अचीव करने से, चाहे वो पीजीटी का टारगेट हो, टीजीटी का हो या फिर एलाइड सर्विसेज का टारगेट हो या फिर कोई और अन्य परीक्षा हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में, टेम्पल नियर डल लेक इन कांगड़ा डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि कांगड़ा में जो डल लेक है, डल लेक के किनारे, डल लेक के समीप ही जो है वो एक मंदिर स्थित है। अब ये मंदिर जो है वो बोलते हैं किस ऋषि को या फिर किसको जो है वो समर्पित है। देखो ये मंदिर जो है, जो डल झील है, पहले तो ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है और डल झील के किनारे जो मंदिर आता है यहाँ पर वो जो है वो समर्पित है ऑप्शन सी लॉर्ड ध्रुमेश्वरम का। कहीं पर लॉर्ड ध्रुवेश्वर भी लिखा गया है तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड ध्रुमेश्वरम का ये टेम्पल है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डल झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। लॉर्ड ध्रुमेश्वरम का टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है भागसुनाग वाटरफॉल भी जो है वो पड़ता है, यहीं पर नजदीक ही जो है पड़ता है डल लेक के। और मैक्लोडगंज के समीप जो है वो एग्जैक्टली ये पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने साथ में ध्यान रखना है कि यहीं से जो है वो एचपीसी का स्टेडियम भी दिखाई देता है, जहां पर अभी हमने पिछले कल गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था कि 5 जो है वो वर्ल्ड कप के मैच जो है वो हुए हैं। और इंद्रुनाग महादेव का मंदिर हमने पढ़ा था। कोई भी मैच जब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो उससे पहले इंद्रुनाग महादेव की पूजा की जाती है ताकि बारिश वगैरह जो है वो ना हो, क्योंकि धौलाधार की गोद में ये जो है वो बना हुआ ग्राउंड है और यहाँ पर बारिश जो है वो कभी भी हो जाती है। तो इस तरह से सारी बातें जो है वो हमने ध्यान रखी। यहाँ पर डल लेक के बारे में, लॉर्ड ध्रुमेश्वरम का मंदिर यहाँ पर स्थित है वो भी आपने ध्यान रखना है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि करेरी झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। करेरी झील है हिमाचल प्रदेश में। ये जो करेरी लेक है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती है। करेरी ट्रैक भी है, ट्रैकिंग पे भी लोग जाते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि इस ट्रैक पर लोग गुम हो जाते हैं, फिर उनको ढूंढा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि करेरी लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू कस्टम आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ विक्रमी संवत द डॉटर इन लॉ डज नॉट लाइव विद हर मदर इन लॉ। तो बोलते हैं कि किस प्रथा के अनुसार जो है ये माना जाता है कि विक्रम संवत के किस महीने में शादी के बाद बहू अपनी सास के साथ नहीं रहती है। क्वेश्चन आप सभी ने सुना होगा, आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल के कल्चर के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। अब आपको लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, थोड़ा सा फनी भी लग सकता है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा महीना है। अगर हम शक संवत या फिर हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये भादों का महीना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस महीने में जो है ये कहा जाता है कि जो ये महीना आता है, इस महीने में जो है वो जो बहू होती है वो अपनी सास के साथ जो है वो नहीं रहती है, ये कहा जाता है। और इस महीने को लोकल भाषा में क्या कहा जाता है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि लोकल भाषा में जो है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ से देखो मिलते जुलते क्वेश्चन आप किस तरह से याद रख सकते हैं। आप याद रख सकते हैं कि सावन महीना इससे पहले आता था, तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है मिंजर का मेला जो है वो लगता है। इस तरह से ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो मिंजर मेला जो है वो मनाया जाता है। उसी तरह आपने ये भी ध्यान रखना है कि
बैसाख का महीना आता है तो 14 और 15 ऑफ बैसाख जो कि अप्रैल के महीने में पड़ता है मॉडर्न एरा में, तो ये जोरना फेयर भी जो है वो मनाया जाता है और ये जोरना फेयर जो है वो चौपाल में मनाया जाता है, इसको ध्यान रख लें। और भी बहुत सारे फेयर फेस्टिवल हिमाचल में ऐसे हैं जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। हमने मोटे मोटे तौर पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर ली क्योंकि 2-3 चीज़ें एग्जाम में प्रीवियसली पूछी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पास ज्वाइन कांगड़ा किन्नौर एंड गढ़वाल। तो बोलते हैं कि कौन सा दर्रा जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में ये पड़ता है, तो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो कौन सा दर्रा इनमें से जोड़ता है? चरंग दर्रा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, चरंग दर्रा जो है वो जोड़ता है। अब देखो किन्नौर उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो बहुत सारे दर्रे ऐसे हैं जो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ते हैं। पहले हम कुछ ऐसे दर्रों के बारे में जान लेते हैं जो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ते हैं। एक चरंग दर्रा हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। एक लमखागा दर्रा पूछा गया था एग्जाम में कि किसको किसके साथ जोड़ता है। लमखागा दर्रा आपने ध्यान रखना है, ये भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। इसी तरह एक शिंका पास है, शिंका पास, ये भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक बुरुन पास है, बुरुन पास भी ध्यान रखें, ये भी जो है वो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। चलो ये 3-4 हो गए, सही बात है। यहाँ पर एनिमल पास दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में ये स्थित है एनिमल पास, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मकोड़ी जोत दिया गया है कि मकोड़ी जोत जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मकोड़ी जोत का आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये कांगड़ा में जो है वो स्थित है। कहाँ पर? कांगड़ा में जो है वो स्थित है। यहाँ पर मुल्लारी जोत जो है वो दिया गया है, तो मुल्लारी जोत कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये लाहौल स्पीति लाहौल में जो है वो स्थित है। तो ये हमारे पास 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तो आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा 4 अलग से हमने पासेज पढ़े जो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ते हैं। किन्नौर में मुख्य रूप से कौन कौन सी वैलीज जो हैं वो आती हैं, तो किन्नौर में जो है वो एक तो आपकी सांगला वैली आती है जिसको बसपा वैली भी कहा जाता है, और भी बहुत सारी वैलीज हैं जैसे कि यूला वैली हो गया वो भी किन्नौर में ही आती है, वेंगर वैली हो गया वो भी किन्नौर में ही आती है। तो घाटियाँ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। रिब्बा भी किन्नौर में आता है, रिब्बा जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। अंगूरों की घाटी इसे कहा जाता है वैली ऑफ ग्रेप्स, ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द आर्किटेक्ट स्टाइल ऑफ भूतनाथ टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन मंडी। तो भूतनाथ मंदिर बोलते हैं जो कि मंडी में स्थित है, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो कौन सा है? कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है? एचएस में पूछा जा चुका है, एचएस के अलावा एलाइड जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, अलग अलग तरह से पूछ लेता है पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये शिखर स्टाइल में बना हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए हमारे जो मंदिर हिमाचल प्रदेश में हैं उनमें अलग अलग स्टाइल आते हैं, जैसे कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल हो गया, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल हो गया, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल हो गया, डोम आर्किटेक्ट स्टाइल हो गया, ये सारे जो है वो आर्किटेक्ट स्टाइल यहाँ पर आते हैं। हम बात करते हैं भूतनाथ मंदिर की। भूतनाथ मंदिर जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, और ये मंदिर जो है मंडी शहर में, मंडी शहर के साथ ही जो है वो लगता है। राजा अजवर सिंह के द्वारा जो था वो इसे अपने कार्यकाल के दौरान जो था वो बनाया गया था, और शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनाया गया था। इसके अलावा जो मंडी में टेम्पल है वो आपने ध्यान रखना है। श्यामा काली मंदिर यहाँ पर स्थित है जो कि डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो कामाक्षा देवी मंदिर स्थित है। कामाक्षा देवी मंदिर जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर पराशर टेम्पल पड़ता है मंडी में। मंडी में जो पराशर टेम्पल बनता है वो भी आपने ध्यान रखना है कि राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। मंडी में पंचवक्रतवा मंदिर पड़ता है। पंचवक्रतवा मंदिर काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो मंडी का पंचवक्रतवा मंदिर इंपॉर्टेंट है। 14th सेंचुरी में जो था वो लगभग ये बनाया गया था। मंडी में अगर हम झीलों की बात करें तो मंडी में रिवालसर झील आती है, पराशर झील मंडी में आती है, मंडी में सुखसार झील आती है, मंडी में कलासर झील जो है वो आती है, मंडी में कुंतभ्योग झील आती है, पंडोह झील मंडी में आती है, मंडी में कुमारवाह झील जो है वो आती है। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स मंडी की हैं। बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। पढ़ी तो आपने हैं ही सारी। अब देखो पढ़े तो आपने ऊपर दर्रे भी थे, दर्रों में भी कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सबको पता है, परंतु याद ही नहीं रहता। करें क्या? तो करें इस तरह से कि बार बार रिवाइज ही करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है पेपर में नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब नंबर कटने भी लग जाए ना, मतलब बढ़ने के बजाय नंबर कटने भी लग जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पेपर 1 में भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अच्छा, पेपर 1 की अगर हम बात कर लेना तो पेपर 1 की अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेगेटिव मार्किंग से आप तभी डिफीट कर पाएंगे, तभी उसको हरा पाएंगे नेगेटिव मार्किंग को, तब अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस जो है वो की होगी। तो पेपर 1 में हम टोटल 12 टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद का भी शेड्यूल हमारे पास कुछ है, परंतु 12 टेस्ट सीरीज जो है वो शेड्यूल्ड वे में अभी चली हुई हैं।
आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच मुस्लिम रूलर इन्वेडेड नगरकोट, जिसको कांगड़ा प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है, इन 1361। तो बोलते हैं कि कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने कांगड़ा को जो था वो 1361 में जो था वो इन्वेड किया था। अब 1361 की अगर हम बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने कांगड़ा को जो था वो डिफीट किया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा को डिफीट किया था और लगभग उसके बाद 1365 में जब ये डिफीट करता है इसको प्रॉपरली, तो इसने क्या किया था, उस टाइम यहाँ के राजा रूपचंद जो था वो हुआ करते थे। इसने कांगड़ा को अच्छी तरह से जो था वो लूटा था। यहाँ के जो मंदिर थे, खासकर यहाँ का जो ज्वालाजी मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर जो यहाँ पर है, वहाँ पर भी इसने लूटपाट की और यहाँ से 300 वॉल्यूम्स कहा जाता है कि 300 संस्कृत की किताबों को जो था वो यहाँ से ले गया था। ये बाद में कर इसने उन किताबों का ट्रांसलेशन जो था वो पर्शियन में जो था वो करवाया था और पर्शियन में उनका ट्रांसलेशन कराया गया था और उनको टाइटल दिया गया था दिलाले फिरोज शाही, ये उनको जो था वो टाइटल दिया गया था। कांगड़ा फोर्ट जो है ना वो बड़ा अटैक उसके ऊपर होते रहे। 1009 ईस्वी में इसके ऊपर अटैक होता है। ये जो 1009 ईस्वी में अटैक होता है ये महमूद गजनवी के द्वारा जो है वो अटैक होता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि 1337 में 1337 में भी जो है वो यहाँ पर अटैक होता है। 1337 में यहाँ पर अटैक होता है और ये अटैक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस टाइम इसको जो था वो कैप्चर कर लिया था और उसके बाद 1361 टू 1365 ये कार्यकाल भी ऐसा रहा कि अटैक यहाँ पर हुए। 1365 आपने एग्जैक्टली पढ़ा होगा, परंतु पेपर में 1361 करके भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप मान के चलें। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया अटैक था और फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया था, उस टाइम कांगड़ा के राजा रूपचंद हुआ करते थे। आपको सारा पता चल गया, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद भी देखो गोरखाओं के द्वारा कांगड़ा के ऊपर अटैक किया गया। लगभग 1805 की ये बात रही कि अमर सिंह थापा की अध्यक्षता में जो था वो अटैक किया गया। बिलासपुर ने जो था वो इन्वाइट किया था। महल मुरियम में युद्ध होता है। संसार चंद जो था वो एक तरह से हार ही गया था। संसार चंद को जाकर फिर से अपने किले में जाकर जो था वो शरण लेनी पड़ी थी। और आपने ध्यान रखना है कि बाद में चलकर ज्वालामुखी की संधि होती है जहाँ से गोरखाओं को फिर से महाराजा रणजीत सिंह की सहायता से जो है वो यहाँ से खदेड़ा जाता है। तो 1809 की ये ज्वालामुखी की संधि भी आपने ध्यान रखनी है। अभी सिख थे महाराजा रणजीत सिंह, उनका भी एक क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ कुटलहर प्रिंसली स्टेट एक्सपेल्ड द सिख्स फ्रॉम कोट बल्लभ फोर्ट। तो बोलते हैं कि कुटलहर रियासत के किस राजा ने सिखों को कोट बल्लभ का जो किला था वो वहाँ से निष्कासित जो था वो किया था। देखो कुटलहर रियासत इसकी स्थापना जो था वो जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी और कांगड़ा से टूटकर जो था ये रियासत जो था वो बनी थी। यहाँ का सिनेरियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा, वो हम जानेंगे अभी कि किस तरह से जो था ये पूरी बात रही थी। देखो 1809 की बात है। 1809 से लेकर 1825 तक जो था वो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो यहाँ पर जो था वो क्या किया गया, इसको सीज कर लिया गया और जो यहाँ का कोट बल्लभ फोर्ट था ना उसको जो था वो कैप्चर कर लिया गया, करने की कोशिश की गई। और जो दूसरी ओर से कुटलहर रियासत के शासक इसको डिफेंड कर रहे थे वो कौन थे, वो थे राजा नारायण पाल। राजा नारायण पाल जो था ये इसको डिफेंड कर रहे थे और 2 महीनों तक यहाँ पर जो है वो कोई प्रोग्रेस जो है वो नहीं होती है। बाद में चलकर एक कंप्रोमाइज़ ही होता है कि प्रॉमिस किया जाता है कि अगर फोर्ट को राजा सरेंडर कर देता है ना तो उसको 10,000 रुपये जागीर दी जाएगी। और फिर बाद में चलकर राजा को यहाँ पर एग्री भी होना पड़ा था, परंतु जब फर्स्ट सिख वॉर चलता है तो राजा नारायण पाल जो है वो उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है, निष्कासित जो है वो कर दिया जाता है। तो नारायण पाल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आपने पूरी कहानी जानी कि 1809 से 1825 के बीच में किस तरह से स्ट्रगल चला। नारायण पाल ने कोशिश भी की कि काफ़ी टाइम तक इसको रोके रखा, सीज जो था उसको रोके रखा, परंतु बाद में चलकर एक सरेंडर ही उन्होंने कर दिया जब उनके पास चारा ही कोई नहीं बचा। तो इस तरह से जो था ये पूरा सिनेरियो जो था वो रहा था। राजा नारायण पाल का देहांत जो था वो 1864 में जो था वो हो गया था और 1864 में इनके देहांत के बाद इनके पुत्र जिनका नाम राजा रामपाल था वो जो था वो यहाँ के शासक जो था वो बनाए गए थे। और इस रियासत के जो अंतिम शासक हुए वो वृजमोहन पाल जो था वो यहाँ के अंतिम शासक जो था वो हुए थे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि वृजमोहन पाल जो था वो यहाँ के अंतिम शासक थे। तो ये सारा सिनेरियो आपने जान लिया।
ऊना जिले की अगर हम फिर से एक बार बात कर लें, क्योंकि 2-3 बार कंटिन्यूसली हम बात कर चुके हैं ऊना जिले की, तो ऊना जिले की ऊना जिला जो था वो 1972 में जो था वो बना था। इससे पहले जो था वो ऊना का स्टेटस इस तरह से रहता है कि ऊना 1966 से पहले पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील जो था वो हुआ करता था। 1966 से लेकर 1972 तक जो था ये कांगड़ा जिले का भाग रहा। फिर 1972 में जो था वो इसको एक अलग जिले का दर्जा जो था वो दे दिया गया था। और ऊना शहर की नींव जो है वो बाबा कलाधारी जी के द्वारा रखी गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बलक ड्रग पार्क बन रहा है वो भी हमने जाना था, ईमू ब्रीडिंग फार्म हमने जाना था। तो वो सारी चीज़ें ना आपके मन में हर टाइम होनी चाहिए। बस ऊना का नाम किसी ने लिया और आपके मन में ये सब चीज़ें जो है वो चलनी चाहिए, चारों तरफ से आपका जो है वो ध्यान इन चीज़ों की ओर जाना चाहिए। ऊना की सवा नदी को मत भूल जाना इस बीच। सवा नदी जिसको रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं, शोक की दरिया भी कहते हैं, ये ऊना में जो है वो स्थित है। कई बार पूछ लेते हैं सवा वैली कहाँ पर स्थित है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि हमने तो नदी पढ़ी थी, ये वैली आगे कहीं और होगी, ये भी ऊना में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज़ फ्रॉम एप्पल ओनली। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है, ये इसमें से जो है वो बोलते हैं कि कुल जो है फल का उत्पादन है कितना प्रतिशत केवल और केवल जो है वो सेब से ही आ जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 85% जो है वो अकेला सेब ही जो है वो पूरा कर देता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सेब आपको पता है अपर एरियाज़ की जो है वो बैकबोन मानी जाती है एक तरह से। और अगर हम बात करते हैं एप्पल के बारे में तो 85% जो है वो स्टेट का टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और 48.8% ये जो है वो स्टेट का टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन की लैंड है ना, वो लैंड जो है वो एप्पल के तहत आती है। यानी कि 48.8% जो है वो टोटल एरिया जो है वो एप्पल के तहत आता है। अगर हम एप्पल की बात करते हैं ना कि यहाँ पर एरिया किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, तो एरिया अगर हम बात करें एप्पल के तहत तो 400 हेक्टेयर एरिया जो था वो केवल और केवल जो था वो हुआ करता था, जहाँ पर एप्पल जो था वो उगाया जाता था 1950-51 में। उसके बाद सिनेरियो धीरे धीरे बढ़ता गया, 3025 हेक्टेयर तक बात पहुँच गई 10 सालों में। यानी कि 1960-61 जब आया तो 3025 हेक्टेयर एरिया पर जो था ये उगाए जाते थे। और अभी हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो अभी हमें देखने को मिलता है कि 1,15,016 हेक्टेयर लैंड पर जो है वो एप्पल जो है वो उगाया जाता है। तो इस तरह से ये बैकबोन है एक तरह से हिमाचल की, खासकर अपर एरियाज़ में। तो अभी तो हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एप्पल की ही बात करते हैं, बाकी तो बाद में जान लेंगे सिनेरियो। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं स्मोक फ्री कॉम्प्लेंस कंडक्टेड जॉइंटली बाय द एचपीयू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि एचपीयू और निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से धूम्रपान मुक्त अनुपालन संचालित किया गया था। कैंपेन टाइप में जो था वो चलाया गया स्मोक फ्री, और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जो था वो आईजीएमसी के साथ मिलकर चलाया। पूरी बात किस तरह से है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने आईजीएमसी के साथ मिलकर तो चलाया, परंतु आईजीएमसी का इसमें जो है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जो था वो इंक्लूड था। इसके साथ मिलकर जो था वो इन्होंने ये चलाया। एचपीयू और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ऑफ आईजीएमसी जो है वो इसको चलाता है। ये स्मोक फ्री कॉम्प्लेंस जो है वो चलाया जाता है। और आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना था जिसको स्मोक फ्री जो था वो डिक्लेयर किया गया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था और किस एग्जाम में पूछा गया था? एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो वो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश जो था वो इंडिया का बना था। इसमें अहम योगदान रहता है जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई, इस तरह की योजनाएं चलाई गई जहाँ से हिमाचल प्रदेश को जो था वो स्मोक फ्री बनने में जो है वो काफ़ी हेल्प मिली। एक और बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये उज्ज्वला योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी, कौन से ईयर में जो था वो लॉन्च की गई थी? अगर उज्ज्वला योजना की बात करते हैं ये जो था वो 2016 में जो था वो लॉन्च की गई थी। और उज्ज्वला योजना में होता क्या है? उज्ज्वला योजना में जो है वो एलपीजी कनेक्शन जो था वो दिए गए थे। जो महिलाएं थी उन जो घर देखती थी उन महिलाओं को जो था वो एलपीजी के कनेक्शन जो था वो दिए गए थे। तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर
डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रांसगिरी एंड सिसगिरी रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो बोलते हैं कौन सी कम्युनिटी इनमें से ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी और सिसगिरी रीजन में जो है वो फैली हुई है। तो भाट ऐसे हैं, भाट ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रांसगिरी और सिसगिरी रीजन में जो है वो फैले हुए हैं। अब देखो अगर हम बात करें भाट की ना, तो ये ट्रांस और सिसगिरी रीजन में जो है फैले हुए हैं, जो कि सिरमौर का है। ये आमतौर पर ना खुद को ब्राह्मण कह के जो है वो पुकारते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु ब्राह्मण इस बात का समर्थन जो है वो नहीं करते हैं। इनके ट्रेसिस देखे जाते हैं कि ये जो है वो ये वंशावली विशेषज्ञ जो है वो कुछ खुद को जो है वो कहते हैं। इनके ट्रेसिस वहाँ पर देखे गए हैं कि इस तरह से ये हैं जो मतलब जेनेलॉजिस्ट इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जेनेलॉजिस्ट होता क्या है इंग्लिश में। तो ये वंशावली विशेषज्ञ जो हैं वो होते हैं जो एंसेस्टर्स के बारे में बता देते हैं कि किसी की फैमिली के एंसेस्टर्स किस तरह से थे, वो सारी बातें इस तरह से हैं कि उस तरह के उस बारे में जो है ये बता देते हैं। तो ये भाट्स, इनके बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। ये हिमाचल की इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ में जो है वो एक आ गई। और देखो जब भी आप यहाँ पर गिरी रीजन के बारे में सुने ना, सिरमौर का गिरी रीजन, तो आपके मन में एक नाम आना चाहिए, विद्यानंद सरेख का नाम। विद्यानंद सरेख का नाम आपके मन में क्यों आना चाहिए, क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड जो था वो दिया गया था। ये जो है वो फोक आर्टिस्ट हैं, पहाड़ी लिटरेचर में जो है वो इनको सम्मानित किया गया। और इनको आपने ध्यान रखना है कि पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया, 2022 में जो था वो इनको पद्मश्री अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो विद्यानंद सरेख के बारे में आपने ध्यान रखना है जब भी आप इस रीजन के बारे में पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट फाउंड इन भागा वैली। तो बोलते हैं कि ग्लेशियर्स हैं हिमाचल प्रदेश में और अलग अलग वैलीज में अलग अलग ग्लेशियर स्थित हैं। अब कौन सा ग्लेशियर जो है वो इनमें से भागा वैली में जो है वो स्थित नहीं है। हमारे पास लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा 2 वैलीज अलग अलग आती हैं, इनमें अलग अलग ग्लेशियर जो है वो पड़ते हैं। ये अलग अलग नदियाँ भी हैं जो आगे चलकर चेनाब नदी का रूप जो है वो धारण करती हैं। तो चंद्रा और भागा ये जहाँ पर आपस में आकर मिलती हैं ना, दोनों की दोनों नदियाँ, उस स्थान को क्या कहते हैं, तांडी नामक स्थान जो है वो है, तांदी जो है वो उसका नाम है। ये आपने ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर्स की। तो देखो बोलते हैं कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो भागा घाटी में नहीं पाया जाता है। तो पता होना चाहिए कि भागा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्लेशियर से बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है। अगर हम बात करें मुकिला ग्लेशियर की, तो ये जो है वो भागा वैली में पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास समुद्री ग्लेशियर जो है वो दिया गया है, ये कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी वैली में पाया जाता है। तो ये ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर पाया जाता है चंद्रा वैली में। ये आपने ध्यान रखना है। आगे हमारे पास मिलांग ग्लेशियर दिया गया है। मिलांग ग्लेशियर ये भी भागा वैली में पाया जाता है। और उसके आगे हमारे पास गैंगस्टन ग्लेशियर दिया गया है, ये भी भागा वैली में जो है वो पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। समुद्री ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, चंद्रा वैली में पाया जाता है। चंद्रा वैली में और कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो चंद्रा वैली में जो है वो छोटा सिगड़ी ग्लेशियर हो गया, पाचा ग्लेशियर हो गया, यहाँ पर गेफांग ग्लेशियर हो गया वो पाया जाता है, समुद्री ग्लेशियर हो गया वो यहाँ पर पाया जाता है, कुल्टी ग्लेशियर यहाँ पर पाया जाता है। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं। तो बोलते कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसे पूछा है कि कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट वाइज ही देगा। तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि कुल्टी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पाया जाता है। चलो आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, इंडिया जी के भी आपकी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। कोई भी एक हिमाचल के अलावा किसी भी स्टेट का कोई भी एक ग्लेशियर जो है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी एक ग्लेशियर जो रैंडम आपके मन में याद आ जाता है भैया आपको, वो कमेंट करके बता दीजिए। वैसे हमारे पास 5-6 ग्लेशियर जो हैं वो आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में और रिवीजन आप सभी का वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है एलाइड का एग्जाम, एलाइड की 25 पोस्टें जो हैं वो क्या हुआ है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं और सारी की सारी रेगुलर पोस्टें हैं। आपको पता है एलाइड में रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों पोस्टें आती हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है तो उस एग्जाम को भी जो है वो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग को भी जो है वो आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज उसके लिए हमने चलाई है, टेस्ट सीरीज का लिंक, एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच सेग इज वर्शिप्ड इन सुंदरनगर एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। की कौन से ऋषि हैं जिनकी पूजा जो है वो मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में की जाती है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट करके इसका आंसर बताना है। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सारी वहाँ पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी वहाँ से होने वाली है।
वहाँ पर आपको सारे लिंक भी मिल जाएंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ का हो, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, वो सब मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।